फिल्म की शुरुआत 1947 में अलास्का में होती है, जहां हम एक आदमी को बर्फीले तूफान के बीच चलते हुए देखते हैं और एक केबिन तक पहुंचने पर वह एक ग्रेट के पीछे कुछ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे एक भयानक ग्रोल सुनाई देती है, जिससे माहौल डरावना हो जाता है। फिर दृश्य कट होकर एक ऑनेल एक्सप्लोरेशन टीम पर जाता है, जो कार्ड्स खेल रही होती है, जबकि एक महिला उन्हें देख रही होती है और उनमें से एक को डांस के लिए इनवाइट करने का फैसला करती है। इसी दौरान उन्हें वही डरावनी ग्रोल सुनाई देती है, जिससे सब अलर्ट और नर्वस हो जाते हैं। महिला विंडो की तरफ जाती है, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि शायद वह सिर्फ एक बियर हो सकता है। उसे शांत किया जाता है और वह सोने का फैसला करती है, लेकिन रात में उसे जोरदार बैंगिंग की आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने जाती है। वह देखती है कि यह उसका कोलीग है, जो रूफ ठीक कर रहा था। वह पूछता है कि क्या उसने उसे डरा दिया, लेकिन वह मना करती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। जब वह उसे काम करते हुए देख रही होती है, तभी अचानक उसे कोई रहस्यमयी चीज ऊपर खींच लेती है और उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है। उसी समय न्यूज में बताया जाता है कि अरबपति मारियल संडे और उसकी टीम अलास्का में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। मारियल जूनियर एक इंटरव्यू देता है और बताता है कि उसके पिता और उनकी टीम वापस नहीं लौटे और उन्हें आधिकारिक रूप से मिसिंग घोषित कर दिया गया है। वह उन्हें ढूंढने का वादा करता है और कहता है कि उसने एक बेहतरीन रेस्क्यू टीम बनाई है, जिसमें लिएंडर कोट्स सुपरवाइजर, डॉक्टर मार्गरेट लैम्ब एनिमल स्पेशलिस्ट, जिसकी ट्विन सिस्टर भी मिसिंग है, बुकर मार्चमोंट रेडियो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और डैन ह्विट डेमोलिशन एक्सपर्ट शामिल हैं। इसी बीच एली बेनिस्टर, जो हॉलिस की बेटी है, सीग्राफी पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर दे रही होती है। प्रेजेंटेशन के बाद बेल पार्कर उसे मिलती है और कहती है कि वह मारियल जूनियर की तरफ से आई है और एली को पहले से पता होना चाहिए कि बात किस बारे में है। एली जवाब देती है कि यह उसके पिता के डिसअपीयरेंस के बारे में होगा। बेल बताती है कि हॉलिस और बाकी लोग अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, लेकिन एली इस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि उसके लिए उसके पिता 15 साल से मिसिंग हैं और शायद वही हैं जहां वह हमेशा जाना चाहते थे। फिर बेल बताती है कि टीम बोट पर बोर्डिंग मिस कर गई थी और आखिरी कम्युनिकेशन एक डिस्ट्रेस कॉल था। यह सुनकर एली चिंतित और परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह क्या कर सकती है। बेल कहती है कि वह मैप्स में बहुत अच्छी है, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिकली इसका उपयोग नहीं किया, इसलिए मारियल जूनियर चाहता है कि वह टीम को लीड करे और रेस्क्यू मिशन में सक्रिय रूप से मदद करे। एली डर जाती है, लेकिन बेल कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और उसके साथ सक्सेस के चांस काफी ज्यादा हैं। बेल जाने लगती है, तभी एली उसे एक कंपास देती है जो हॉलिस ने उसे दिया था और कहती है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। बेल के जाने के बाद एली अपनी मां के डिसअपीयरेंस से जुड़ी एक पुरानी न्यूज़पेपर देखती है और समझती है कि उसे अब कुछ करना ही होगा। कुछ समय बाद वह टीम के साथ दिखाई देती है और मारियल जूनियर उसे नेविगेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। एली बेल के पास जाती है और बेल उसे उसका कंपास वापस देती है, जिससे वह आधिकारिक रूप से मिशन में शामिल हो जाती है और मानसिक रूप से तैयार होने लगती है। बाद में वे अलास्का पहुंचते हैं और एली बोर्ड से लोकेशन कंफर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉइज के कारण ठीक से सुन नहीं पाती। बुकर बताता है कि स्टॉर्म बोट तक पहुंच चुका है और सभी कुछ दिनों तक बुरी तरह फंसे रहेंगे। इस दौरान बाकी टीम इंतजार कर रही होती है और डैन टेंट्स लगाने में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। मार्गरेट उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि जमीन पर्माफ्रॉस्ट है और समर तक सॉलिड और कठोर बनी रहेगी। जब एली और बेल लौटते हैं तो मारियल जूनियर सभी को इकट्ठा करता है और पूछता है कि क्या पता चला। एली कहती है कि उसने शिप से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉर्म ने सिग्नल इंटरप्ट कर दिया और संपर्क टूट गया। मारियल जूनियर इरिटेट होकर सॉल्यूशन मांगता है और एली कहती है कि अभी के कंडीशंस में कुछ नहीं किया जा सकता, बस वेट करना ही एकमात्र विकल्प है। ये सुनकर डैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वे कहां कैंप करेंगे और शिकायत करता है कि वे 3 दिन से एली को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी सक्सेस के। बेल उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि सब स्टॉर्म की वजह से है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता है कि वे सब भी दूसरों की तरह मर जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वे कहां हैं और वे पूरी तरह खो चुके हैं। मारियल जूनियर उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन डैन कहता है कि उसका पिता शायद मर चुका है और अगर पता भी होता तो एली की वजह से वे उसे बचा नहीं पाते। बुकर बीच में बोलता है कि शिप ज्यादा देर तक उन खतरनाक वेव्स में एंकर नहीं रह सकता। डैन शिकायत करता है कि वह जमीन ब्लास्ट करके कैंप नहीं बना सकता और ठंड में सब जम जाएंगे। एली एक इम्प्रोवाइज्ड शेल्टर का सुझाव देती है, लेकिन मारियल जूनियर उसे रोककर डैन को एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है। डैन तैयारी करता है और सभी के दूर जाने के बाद ब्लास्ट करता है, जिससे जमीन में एक गहरा होल बन जाता है और उन्हें अस्थायी जगह मिलती है। बाद में मारियल जूनियर एली के पास आता है और पहले रूड होने के लिए माफी मांगता है। एली बताती है कि वह स्टॉर्म की वजह से नहीं भटकी और अपना कंपास दिखाती है, जो संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि असल में समस्या क्या है। मारियल जूनियर उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और वे इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। उसी समय डैन मार्गरेट से पूछता है कि एक एनिमल स्पेशलिस्ट रेस्क्यू टीम में क्यों है, तो वह विस्तार से समझाती है कि उसकी सिस्टर उस मिसिंग ग्रुप की कुक थी
और वह उसे बचाने के लिए खुद यहाँ आई है, जिससे सभी लोग हैरान और थोड़े भावुक हो जाते हैं। बाद में एली कंपास की समस्या को विस्तार से समझाती है और मार्गरेट बताती है कि वे मैग्नेटिक नॉर्थ के बेहद करीब हैं, जहाँ इस तरह की अजीब और अनियमित घटनाएं होना सामान्य बात है। वह यह भी जोड़ती है कि यहाँ पर कई तरह की कहानियां मशहूर हैं, जिनमें रहस्यमयी मॉन्स्टर्स का जिक्र मिलता है। बेल इस बात पर संदेह जताती है तो एली कहती है कि ऐसी कहानियां अक्सर लोगों को उन खतरनाक और अनजानी जगहों में जाने से रोकने के लिए बनाई जाती हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। तभी अचानक डैन एक अजीब आवाज सुनता है और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने भी इसे सुना, लेकिन लिएंडर उसे मजाक बंद करने को कहता है। डैन गंभीर होकर कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा और सबको ध्यान से सुनने को कहता है। कुछ ही पल बाद सभी उस अजीब बैंगिंग जैसी आवाज को सुन लेते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लिएंडर कहता है कि शायद ये कोई पोलर बियर या कोई बड़ा जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन मारियल जूनियर को बार बार मॉन्स्टर्स की बात सुनना पसंद नहीं आता और वह सबको चुप रहने को कहता है, जिससे उसके डर को देखकर कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। रात होने पर जब सभी आराम कर रहे होते हैं तो डैन एली से कहता है कि उसे बाहर जाकर खुद को हल्का करना है। एली उसे एक रस्सी देने की कोशिश करती है ताकि वह रास्ता न भटके, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद बुकर एली से बातचीत शुरू करता है और उससे उसके सफर के बारे में पूछता है। एली बताती है कि उसने पहले काफी यात्रा की है, लेकिन अब वह बाहर जाना कम कर चुकी है और कहती है कि वह अपने माता पिता की तरह एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर बन सकती थी, लेकिन जब वह 15 साल की थी तब पोलियो के प्रकोप ने उसकी जिंदगी बदल दी और वह मुश्किल से बच पाई। फिर बुकर उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिससे वह कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाती है। तभी रेडियो में तेज स्टैटिक सुनाई देने लगता है, जिससे बातचीत रुक जाती है और एली आराम करने चली जाती है। इस बीच डैन जंगल में जाकर वापस लौटने से पहले ही तेज और डरावनी बैंगिंग की आवाजें सुनता है। वह अपने पास मौजूद लाइटर जलाता है और आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज और तेज और भयावह होती जाती है। अचानक वह कुछ ऐसा देखता है जो बेहद डरावना होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज एली तक पहुंचती है। एली को लगता है कि शायद सिर्फ उसी ने यह आवाज सुनी है और वह उसे ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन सावधानी के तौर पर वह एक पेड़ से रस्सी बांध लेती है ताकि वह रास्ता न खोदे। एली ज्यादा दूर नहीं जाती कि उसे वही भयानक बैंगिंग सुनाई देती है और तभी अचानक उसकी रस्सी कट जाती है, जिससे वह बेहद डर और घबराहट में आ जाती है। आवाजें और तेज होती जाती हैं और वह देखती है कि एक आदमी लाइटर लिए उसकी ओर आ रहा है। पहले तो वह घबरा जाती है, लेकिन फिर पहचानती है कि वह डैन है, जो सिर झुकाकर धीरे धीरे चल रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ होता है और वह अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने मार्गरेट की ट्विन सिस्टर को देखा और वह बहुत सुंदर है। ये सुनकर एली और ज्यादा डर जाती है। फिर डैन मुड़ता है और एली देखती है कि उसके शरीर पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है। वह अंधेरे की ओर बढ़ते हुए एक डरावना गाना गाने लगता है और उसी समय एली को एक भयानक ग्रोल सुनाई देती है। वह तुरंत पीछे हटती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, जबकि एक रहस्यमयी और डरावना जीव उसकी ओर बढ़ता है। एली डर के मारे बिल्कुल जड़ हो जाती है और हिल भी नहीं पाती। तभी उसे अपने साथियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे पुकार रहे होते हैं। उन आवाजों के कारण वह जीव धीरे धीरे दूर चला जाता है और एली राहत की सांस लेती है, लेकिन डर के कारण मदद के लिए आवाज नहीं लगा पाती। वह किसी तरह वापस कैंप पहुंचती है, लेकिन उसकी हालत देखकर सभी समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मारियल जूनियर डैन के बारे में पूछता है और लिएंडर गंभीर आवाज में बताता है कि उसे उसके शरीर के टुकड़े पास में मिले हैं, जिससे पूरे ग्रुप में डर और सन्नाटा छा जाता है। मार्गरेट यह जानना चाहती है कि उस पर किसने हमला किया, तो लिएंडर कहता है कि वह कुछ इतना बड़ा और ताकतवर था जिसने एक इंसान को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया। वह एली से पूछती है कि क्या उसने डैन का शरीर देखा, लेकिन सदमे में एली कुछ बोल नहीं पाती। मार्गरेट कहती है कि वह जाकर अवशेषों की जांच करेगी, लेकिन मारियल जूनियर उसे रोक देता है और कहता है कि वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि डैन मर चुका है। शायद वह रास्ता भटक गया होगा या नशे में कहीं चला गया होगा। यह सुनकर बुकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह सिर्फ पैसे बचाने की सोच रहा है और मर चुके इंसान का सम्मान करना चाहिए। मारियल जूनियर माफी मांगता है, लेकिन साथ ही कहता है कि यहाँ अंतिम निर्णय उसी का होगा। लैंडर इससे असहमत होता है और कहता है कि वे डैन के शरीर या उसके बचे हुए हिस्सों को वापस लाएंगे। यह सुनकर मारियल जूनियर नाराज हो जाता है और पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है और क्या डैन उसके पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वह कहता है कि पहले उसके पिता को बचाना जरूरी है और लौटते समय वे डैन को सम्मानजनक तरीके से दफनाएंगे। अंत में सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद मार्गरेट एली के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एली कहती है कि वह अब वहां नहीं रह सकती और खुद को अलग कर लेती है। टीम आगे बढ़ती है और चलते चलते बेल को फिर वही रहस्यमयी बैंगिंग की आवाज सुनाई देती है। वह कुछ देर रुककर सोचती है और धीरे धीरे ग्रुप से पीछे रह जाती है। इस दौरान मार्गरेट कोर्ट से डैन की मौत के तरीके के बारे में बात करती है
और अफसोस जताती है कि उसे शरीर की जांच करने का मौका नहीं मिला। कोट्स कहता है कि वह उम्मीद करता है कि उसे आगे ऐसा मौका न मिले और आगे बढ़ जाता है। एली मारियल जूनियर को मैप दिखाकर बताती है कि आउटपोस्ट बस कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन वह उसकी बात नजरअंदाज कर दूसरी दिशा में जाने का फैसला करता है। तभी कोट्स ध्यान देता है कि बेल उनके साथ नहीं है और वह तुरंत सबको इसकी जानकारी देता है। सभी उसे आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कोट्स कहता है कि वह उसके पैरों के निशान देखकर उसे ढूंढेगा और बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन एली को डैन के साथ हुई घटना याद आती है और वह चिंतित हो जाती है। कोट्स आत्मविश्वास से कहता है कि उसे पता है वह क्या कर रहा है और मार्गरेट भी उसके साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि बेल घायल हो सकती है। दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग मारियल जूनियर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं और ठंडी, खामोश और डरावनी बर्फीली वादियों के बीच उनका सफर और भी खतरनाक होता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मारियल जूनियर को एहसास होता है कि वे गलत रास्ते पर हैं और वह इसका दोष एली पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन एली जवाब देती है कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी और वह दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। खोज के दौरान मार्गरेट बर्फ में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट देखती है, लेकिन उसे ध्यान से जांचने का समय नहीं मिलता क्योंकि बेल की चीखें सुनाई देती हैं और वे सभी उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कोट्स चीखों का पीछा करता रहता है, तभी उसे अपनी ओर कुछ आता हुआ दिखाई देता है और वह खुद को तैयार कर लेता है, लेकिन जल्द ही समझ आता है कि वह मार्गरेट है जो कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। तभी फिर से चीखें गूंजती हैं। दोनों उस दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि बेल को एक भयानक क्रिएचर घसीट रहा है और बेरहमी से मार देता है। जब वह जानवर वहां से चला जाता है तो कोट्स दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वह उसे अपनी बाहों में पकड़ता है और उसके मरते ही टूटकर रोने लगता है, जबकि मार्गरेट डर के मारे सब देखती रहती है। दूसरी ओर बाकी टीम आउटपोस्ट तक पहुंच जाती है और अंदर जाने के लिए उत्साहित होती है, लेकिन वहां सब कुछ बर्बाद मिलता है और टीम का कोई निशान नहीं होता। मारियल जूनियर सोचता है कि उसका पिता कहाँ है। तभी एली नोटिस करती है कि डॉक्टर मार्गरेट ठंड के कारण बहुत कमजोर होकर गिर गई है और वह उसकी मदद के लिए दौड़ती है और बेल और कोट्स के बारे में पूछती है। मार्गरेट कहती है कि वह वहां से भागकर आई, जबकि कोट्स उस क्रिएचर का शिकार करने गया है और इसी दौरान वह दूसरों को एक बड़ा फेंक दिखाती है। थोड़ी देर बाद कोट्स चुपचाप वापस आता है और जब उससे बेल के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि वह मारी गई। एली पूछती है कि क्या उसने उस क्रिएचर को देखा और वह बताता है कि वह एक ग्रोटेस्क बीस्ट है जो 2 पैरों पर चलता है और उसने बेल को आसानी से मार दिया। यह सुनकर मारियल जूनियर गुस्से में आ जाता है और कोट्स पर आरोप लगाता है कि उसने टीम की रक्षा नहीं की और उसे उकसाने लगता है। कोट्स उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बुकर उसे रोक देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक सिविलियन है। कोट्स कहता है कि बेल उसकी वजह से मरी है और वह उस क्रिएचर को मारकर बदला लेगा और वहां से चला जाता है। तभी मार्गरेट उन्हें रोकती है और गिगैंटोपिथेक्स नाम के एक जानवर का जिक्र करती है जो एक बहुत बड़ा, प्राचीन और विलुप्त हो चुका ऐप था, या कम से कम ऐसा माना जाता था। एली पूछती है कि क्या वह हजारों साल पुराने मॉन्स्टर की बात कर रही है और मार्गरेट कहती है कि यह शायद उन्हीं का कोई जीवित पूर्वज हो सकता है। एली कोट्स की तरफ मुड़कर कहती है कि उन्हें साथ रहना होगा क्योंकि अगर क्रिएचर फिर हमला करता है तो उसे हराने के लिए सभी की जरूरत पड़ेगी। मारियल जूनियर उसे पागल कहता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाकर सरकार से मदद लेनी चाहिए। तभी वह अपना आपा खो देता है और उसी समय वह प्राचीन क्रिएचर एक जोरदार ग्रोल करता है जिससे पता चलता है कि वह पास आ रहा है। कोट्स कहता है कि अब ऐसे फैसले लेने में देर हो चुकी है और सबको खिड़कियों से दूर रहने को कहता है। जानवर धीरे धीरे करीब आने लगता है जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं और कोट्स हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका देता है जबकि मारियल जूनियर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक उस पर क्रिएचर हमला कर देता है। एली खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोट्स को वह जानवर खींच कर ले जाता है। बुकर एली के पास आता है और उसे शांत करता है। बाद में वह अपने हाथ साफ करती है और कहती है कि वह फिर वापस आएगा। टूटे हुए खिड़की को बंद करने के बाद मार्गरेट एली से बात करती है और कहती है कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उसकी बहन भी शामिल है, लेकिन उसे लगता है कि हॉलिस उस हमले के समय टीम के साथ नहीं था, जिससे एली को थोड़ी उम्मीद मिलती है। बुकर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि एंटीना टूटा हुआ है और उन्हें दूसरा चाहिए। वह नोटिस करता है कि एली चुप है और उसे आवाज देता है। एली कहती है कि मारियल जूनियर ने उसे सिर्फ उसके पिता की फेम की वजह से बुलाया और उसी कारण सब लोग मर गए। बुकर कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है और उसके बिना वे सब खो जाते। तब एली बताती है कि पिछली बार जब वह खो गई थी तो उसकी माँ की जान चली गई थी। वे माउंट मैकिनले के साउथ फेस पर चढ़ रहे थे, तभी तूफान आया और पोलियो के कारण उसकी टांग जाम हो गई थी। उसके पिता ने उसे पीठ पर उठाया और उसकी माँ धुंध में खो गई। हॉलिस उसे ढूंढने वापस गया, लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाया और उसके बाद वह उसकी आंखों में देख भी नहीं पाया और अब वह मैप्स का इस्तेमाल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए करती है। बुकर फिर कहता है कि ये सब उसकी गलती नहीं बल्कि नेचुरल कारण थे।
एली को याद आता है कि बेल ने कहा था कि शिप को आउटपोस्ट से डिस्ट्रेस कॉल मिला था। बुकर बताता है कि वहां एक रेडियो टावर बना हुआ है और एली सुझाव देती है कि उसी के जरिए शिप को मैसेज भेजा जाए। दोनों बाहर जाते हैं और टावर पर चढ़ने से पहले बुकर एली को गन देता है और उसे शूट करना सिखाता है। फिर वह खुद को एक रस्सी से बांधता है और कहता है कि अगर उसे क्रिएचर दिखे तो वह भाग जाए, लड़ने की कोशिश न करे। उसी समय दोनों के बीच एक अजीब सा मूड बनता है और बुकर शर्मिंदा होकर बात बदल देता है। वह टावर पर चढ़कर उसे ठीक करने लगता है और कुछ देर बाद एली बताती है कि रेडियो काम करने लगा है। तभी बुकर को कुछ गलत लगता है और जब एली रेडियो पर म्यूजिक में ध्यान लगा लेती है तो बुकर घबराकर चिल्लाने लगता है कि वह आ रहा है। उसी समय एली हेडफोन हटा देती है, लेकिन तभी बुकर टावर से फिसल जाता है और रस्सी से लटक जाता है। एली खून टपकता हुआ देखती है और उसकी मदद के लिए चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक जोरदार ग्रोल सुनाई देता है जिससे वह डरकर भाग जाती है। कुछ मिनट बाद बुकर होश में आता है और खुद को रस्सी से छुड़ाकर नीचे गिर जाता है। एली दूर से उसकी गिरने की आवाज सुनती है और उसे देखती रहती है। जब क्रिएचर बुकर के पास पहुंचता है तो वह अपने पंजों से उसे दबा देता है और कुछ ही सेकंड में उसे मार डालता है। एली रोते हुए वहां से भागती है और उसी केबिन तक पहुंचती है जो शुरुआत में दिखाया गया था। वह अंदर जाती है और एक पिंजरे में बंद एक आदमी को देखती है। पहले वह उसे अपना पिता समझकर उसकी मदद करने दौड़ती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मारियल संडे है, जो गुस्से में पूछता है कि वह कहां है। एली समझ जाती है कि वह ठंड के कारण डिलीरियस है और उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। वह उसे आउटपोस्ट लेकर जाती है जहां मारियल जूनियर उसकी देखभाल करता है। एली एक कमरे की तलाशी लेती है और उसे मॉर्फिन का एक जार और एक ड्राइंग मिलती है जिसमें इंसान के क्रिएचर में बदलने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया होता है। इससे वह संडे पर शक करने लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि वह खुद पिंजरे में जंजीरों से बंधा मिला था। मारियल जूनियर उसके पास आता है और कहता है कि वह सुबह अपने पिता को लेकर बोट पर लौट जाएगा और उसे भी साथ चलने को कहता है। एली उन पेपर्स को देखते हुए कहती है कि इस एक्सपीडिशन का उस पिंजरे से कुछ कनेक्शन है और वह जानती थी कि उसका पिता सिर्फ पैसों के लिए यहाँ नहीं आया होगा। मारियल जूनियर कहता है कि ये सब बीमार सोच है, लेकिन एली जवाब देती है कि कोई भी इंसान अलास्का में ट्रैप लेकर नहीं आता। तभी संडे हथियार लेकर आता है और कहता है कि वह हॉलिस के बिना नहीं जाएगा क्योंकि उसी ने उसे जंजीरों में बांधा था। वह दोनों को अपने साथ आने को कहता है और मिशन का असली सच बताना शुरू करता है। उसके अनुसार यह मिशन ऑयल के लिए नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स के लिए एक आउटपोस्ट बनाने के लिए था जहां वे शिकार कर सकें। मार्गरेट पूछती है कि वे किसका शिकार करने आए थे और वो बताता है कि यह एक लिविंग फॉसिल है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो मसीह से भी पहले से मौजूद है। वह कहता है कि उसने पहले भी लोगों को भेजा था लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। आखिरी मैसेज में एक ऐसे क्रिएचर का जिक्र था जो इंसानों को खा जाता है। वह बताता है कि उसने ऑनेल में रुचि खो दी और उस क्रिएचर के प्रति जुनूनी हो गया, इसलिए वह हॉलिस के पीछे गया क्योंकि एली का पिता उस लीजेंड को जानता था। वह यह भी बताता है कि कैसे सिकंदर महान ने भी ऐसे ही किसी बीस्ट का सामना किया था जिसने उसकी आधी सेना खत्म कर दी थी। हॉलिस मानता था कि वह ऐप और ये क्रिएचर एक ही हो सकते हैं। एली पूछती है कि क्या उसने उसके पिता को जबरदस्ती यहाँ लाया था, लेकिन संडे कहता है कि उसने उससे मदद की भीख मांगी क्योंकि वह उसका सम्मान करता है। जब वे यहाँ पहुंचे तो क्रिएचर ने सारे हंटर्स को मार दिया और सिर्फ वही और हॉलिस बचे ताकि उसे स्टडी कर सकें। संडे बताता है कि उन्हें उस क्रिएचर का एक बच्चा मिला था और हॉलिस ने उसमें इंसानियत देखी और उसे बचाने का फैसला किया। उसने उसे उस पिंजरे में बंद कर दिया ताकि माँ के आने पर वह मर जाए। तभी मार्गरेट कहती है कि अगर बच्चा है तो उसका साथी भी होगा और संडे इस बात की पुष्टि करता है, लेकिन कहता है कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। मारियल जूनियर कहता है कि वे उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन उसका पिता इससे सहमत नहीं होता और एली को हथियार से मारकर बेहोश कर देता है। दोनों उसे चारा बनाने के लिए उठाकर ले जाते हैं। हालांकि मारियल जूनियर इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन संडे उसे धमकाता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह उसे जिंदा दफना देगा। मजबूरी में वह मान जाता है और एली को पिंजरे में बांध देता है। बाद में वे क्रिएचर का इंतजार करते हैं और उसके पास मशालें जलाकर तैयार हो जाते हैं। तभी बेहोश पड़ी मार्गरेट होश में आती है और सामने खड़े क्रिएचर को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बेरहमी से मार देता है। उसी समय एली आवाजों से जागती है और क्रिएचर को देखकर डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वह रस्सियों से आजाद हो जाती है लेकिन पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती और क्रिएचर से आमने सामने हो जाती है। वह उसे पकड़ नहीं पाता तो पिंजरे को गिरा देता है और फिर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसे ट्रैंक्विलाइजर से मार दिया जाता है और वह रुक जाता है। संडे अपने बेटे से कहता है कि उसे बांध दे और वह और दवा लेने जाता है। डरा हुआ मारियल जूनियर धीरे धीरे पिंजरे के पास आता है और एली को पुकारता है। उसे वह दिखाई नहीं देती और तभी एली पीछे से आकर उसे रस्सी से पकड़ लेती है और मार देती है। फिर वह जमीन पर रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी संडे आ जाता है और उसकी विनती के बावजूद उसे सिडेटिव इंजेक्ट कर देता है। तभी एक चीख सुनाई देती है
और वे देखते हैं कि हॉलिस आ गया है जो उसका सामना करने आया है। संडे कहता है कि वह उस बीस्ट के बच्चे के बदले उसकी इंसानी बेटी को लेने को तैयार है। तभी मौके का फायदा उठाकर एली उस फेंक से उस पर हमला करती है जो उसे पहले मिला था। वह उसके पैर में घोंप देती है जिससे वह गिर जाता है और फिर उसके सिर पर वार करती है। एली खुद भी जमीन पर गिर जाती है और बेबस हो जाती है। मरने से पहले संडे चिल्लाता है कि हॉलिस ने सबको एक बीस्ट के लिए मरवा दिया और पूछता है क्या यह सब इसके लायक था, लेकिन हॉलिस चुप रहता है। बाद में एली होश में आती है और अपने पिता को देखती है जो उसे वहां आने के लिए डांटता है। वो कहती है कि किसी को उसे घर वापस लाना था और वो पूछता है क्या वह कोई उसे ही होना था। वह कहती है कि कम से कम उसने कोशिश की और उसे पूछती है कि वह क्यों आया जब उसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। हॉलिस कहता है कि वह क्रिएचर इंसानों जैसी आवाजें निकाल सकता है और जब उसने उसे उसकी बचपन की याद दिलाई तो उसने उसे बचाने का फैसला किया क्योंकि संडे सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वह कहता है कि वह इतने समय से वहीं था और उसके बारे में सोचता रहा और उन पलों के बारे में जो वह उसके साथ जी सकता था। एली अपने पिता को उस बच्चे को खाना खिलाते हुए देखती है और समझ नहीं पाती कि क्या कहे। इसी दौरान ये खुलासा होता है कि मारियल जूनियर मरा नहीं है। वह अपना वेपन उठाता है और देखता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं। उसी समय हॉलिस और एली एक जोरदार ग्रोल सुनते हैं और हॉलिस कहता है कि माँ ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है। हॉलिस उस कप को उठाता है लेकिन एली उसे रोकते हुए कहती है कि वह उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। वह जवाब देता है कि वे उसके साथ नहीं जाएंगे। फिर हॉलिस अपना प्लान बताता है कि वह उस कप का इस्तेमाल करके क्रिएचर का ध्यान भटकाएगा ताकि एली भाग सके और वह उसे एक केनो की लोकेशन बताता है। एली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन हॉलिस कहता है कि वह हमेशा से खुद को संभालना जानती थी और अब भी वही करेगी। वह उसे अलविदा कहता है और अपने प्लान को अंजाम देने निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही वह क्रिएचर द्वारा ढूंढ लिया जाता है और मार दिया जाता है। इसके बाद एली उस केनो तक पहुंचती है जिसका जिक्र हॉलिस ने किया था और जाने से पहले वह अपना कंपास देखती है और घर की ओर बढ़ जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।